हास, आयोजन और संचय, डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व्स के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। हास लगाने के उद्देश्य। प्राइम ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आर। हास लगाने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। नंबर 1, correct income measurement. Depreciation should be charged for proper estimation of periodic profit or loss. In case an enterprise does not account for depreciation on property, plant and equipment, it will not be considering loss in value of property, plant and equipment due to their use in production or operations of the enterprise and will not result in true profit or loss for the period. नंबर 1, सही आय मापांकन। हास को अवधिगत लाभ या हानि के उचित अनुमान के लिए चार्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई उपक्रम संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण पर हास के लिए व्यवस्था नहीं करता, वह उपक्रम के उत्पादन या गतिविधियों में उनके उपयोग के कारण संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मूल्य में हानि पर विचार नहीं कर रहा है, तो इससे अवधि के लिए सही लाभ या हानि का ज्ञान नहीं हो पाएगा। नंबर 2, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, plant and equipment should be adjusted for depreciation charged in order to depict the actual financial position. In case depreciation is not accounted for appropriately, the property, plant and equipment would be disclosed in financial statements at a value higher than their true value. सही स्थिति विवरण। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों को हास के लिए समायोजित किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो सके। यदि उपयुक्त तौर पर हास नहीं लगाया जाता तो संयंत्र, संपत्ति तथा उपकरणों के वित्तीय विवरणों में उनके वास्तविक मूल्य की तुलना में ऊंचे मूल्यों पर दिखाया जाएगा। नंबर 3, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। जनरेशन ऑफ adequate funds in the hands of the business for replacement of the assets at the end of its useful life. Depreciation is a good indication of the amount an enterprise should set aside to replace a fixed assets after its economic useful life is over. However, the replacement cost of fixed assets may be impacted by inflation or other technological changes. प्रतिस्थापन हेतु कोष। संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत में उसके प्रतिस्थापन के लिए व्यवसाय के पास पर्याप्त फंडों की उत्पत्ति। हास उस राशि का एक अच्छा संकेतक है जो एक उपक्रम को संपत्ति के उपयोगी जीवन के समाप्त होने पर स्थायी संपत्ति के प्रतिस्थापन हेतु अलग रख लेना चाहिए। लेकिन स्थायी संपत्ति की प्रतिस्थापन लागत मुद्रास्फीति या अन्य प्रौद्योगिकी परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है। नंबर 4, ascertainment of true cost of production. For ascertaining the cost of the production, it is necessary to charge depreciation as an item of cost of production. उत्पादन की सही लागत का निर्धारण। उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन की लागत की एक मद के रूप में हास को लगाया जाए। नंबर 5, further, depreciation is a non-cash expenses and unlike other normal expenditure, for example,
wages, rent, etc., does not result in any cash outflow. Further, depreciation by itself does not create funds, it merely draws attention to the fact that out of gross revenue receipts, a certain amount should be retained for replacement of assets used for carrying on operation. नंबर 5, हास एक गैर रोकड़ व्यय है तथा अन्य सामान्य व्ययों के विपरीत जैसे मजदूरी, किराया आदि किसी रोकड़ अंतःप्रवाह को उत्पन्न नहीं करता। इसके अतिरिक्त हास स्वयं में कोषों का सृजन नहीं करता। यह तो मात्र इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि गतिविधियों को चलाने हेतु काम में ली जा रही संपत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु सकल आयगत प्राप्तियों में से एक निर्दिष्ट राशि रोक कर रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास मापांकन के घटक। Estimation of exact amount of depreciation is not easy. Generally, following factors are taken into consideration for calculation of depreciation. हास की सही राशि का अनुमान लगाना सरल काम नहीं है। सामान्यतः हास की गणना हेतु निम्न घटकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट्स including expenses for installation, commissioning, trial run, etc. स्थापना, कमीशनिंग, ट्रायल रन आदि के व्ययों सहित संपत्ति की लागत। नंबर 2, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, संपत्ति का उपयोगी अनुमानित जीवन। नंबर 3, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इफ एनी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत में अनुमानित अवशिष्ट मूल्य यदि कोई हो तो। नोट, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेज नंबर 1, इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग non-refundable import duties and purchase taxes after deducting trade discounts and rebates. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों की लागत समावेश करती है। नंबर 1, उसका क्रय मूल्य, व्यापारिक बट्टे तथा छूट घटाने के बाद किंतु गैर वापसी योग्य आयात शुल्क तथा क्रय करों को शामिल करते हुए। नंबर 2, any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the enterprise. कोई भी लागत जो प्रत्यक्षतः चिन्हित होने योग्य हो, संपत्ति को उसकी वर्तमान स्थिति तथा दशा में लाने के लिए आवश्यक ताकि वह उपक्रम द्वारा अपेक्षित तरीके से चालू करने में सक्षम हो सके। नंबर 3, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट ऑन विच एन एसेट इज लोकेटेड। उस मद को उखाड़ने, हटाने की प्रारंभिक अनुमानित लागतें तथा उस स्थान को पुनः बहाल करना जिस पर संपत्ति स्थापित थी। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट्स आर, ऐसी लागतों के उदाहरण जो प्रत्यक्षतः चिन्हित की जाने योग्य लागतें हैं। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स
arising directly from acquisition or construction of an item of property, plant and equipment. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद की अभिप्राप्ति या निर्माण से प्रत्यक्षतः उत्पन्न कर्मचारी लाभों की लागत. बी. नंबर 2, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, स्थल तैयार करने की लागत. नंबर 3, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट्स, प्रारंभिक सुपुर्दगी तथा हस्तगन लागत. नंबर 4, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, स्थापना तथा जोड़ने की लागतें. नंबर 5, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द आइटम्स प्रोड्यूस्ड while testing, such as samples produced while testing. परीक्षण की लागतें, क्या संपत्ति ठीक ठाक काम कर रही है, उत्पादित मदों को बेचने से मिली शुद्ध राशियों को घटाने के बाद जब परीक्षण किया जाए, जैसे परीक्षण के दौरान उत्पादित नमूने. नंबर 6, प्रोफेशनल फीस, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स हायर्ड फॉर हेल्पिंग इन इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन. पेशेवर व्यक्तियों को चुकाई गई फीस आदि, जैसे किसी मशीन की स्थापना में मदद के लिए रखे गए इंजीनियर्स. 10, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी फॉर एसेट्स टू ब्रिंग इन present condition and location of desired use will become part of cost of the asset. However, following expenses should not become part of cost of asset. अतः ऐसे सभी व्यय जो संपत्ति को अपेक्षित उपयोग के लिए ऐसी स्थिति तथा दशा में लाने के लिए लगाए जाने हेतु आवश्यक है, संपत्ति की लागत का भाग बनेंगे. वैसे निम्नलिखित व्ययों को संपत्ति की लागत का भाग नहीं बनाना है. नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट्स, नई सुविधा या व्यवसायों के प्रारंभ करने की लागतें जैसे उद्घाटन लागतें. नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़, नए उत्पाद या सेवा का प्रारंभ करने की लागतें, उदाहरण के लिए विज्ञापन की लागत या संवर्धन गतिविधियों की लागत. नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन और विथ ए न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, एक नई स्थिति में या ग्राहक के एक नए वर्ग के साथ व्यवसाय के परिचालन की लागत. इसमें शामिल है स्टाफ के प्रशिक्षण की लागत. एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, प्रशासनिक तथा अन्य सामान्य ऊपरी व्यय लागतें. Once an asset has been brought to its intended condition and location of use, no cost should recognize as part of cost of the assets unless there is a major repair or addition which increase the useful life of the assets or improve the production capacity of the asset. एक बार जब किसी संपत्ति को उसके अपेक्षित उपयोग के स्थान पर तथा अपेक्षित दशा में ले जाया जा चुका होता है, तो संपत्ति की लागत के भाग बगैर किसी भी लागत को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जब तक ऐसी कोई महत्वपूर्ण मरम्मत या संवर्धन मद को उसके अपेक्षित तरीके से चालू करने में समर्थ बनाने के लिए लगी लागत, लेकिन उसको अभी तक उपयोग में नहीं डाला गया है या पूर्ण क्षमता से कम में उपयोग किया जाता है, संपत्ति की लागत के भाग के रूप में पंजीकृत नहीं की जानी चाहिए. Accordingly,
costs incurred while an item is capable of operating in intended manner but it is not yet put to use or is used at less than full capacity should not be capitalized as part of cost of assets. Similarly, cost of relocation of an asset should not be capitalized. इसी तरह किसी संपत्ति के पुनः स्थापन की लागत को पूंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए, उसकी लागत में नहीं जोड़ा जाना चाहिए. Any additions made to a particular item of property, plant and equipment after it is initially put to use are depreciated over the remaining useful life of the assets. Therefore, it is important to maintain an asset register capturing asset-wise detail of cost, rate of depreciation, date of capitalization, etc. All these details need to be captured for any additions to existing assets as well. In the absence of the adequate information, it will be very difficult to compute depreciation expenses year on year. Also, at the time of disposal or discard of a particular asset, it will not be possible to compute gain or loss on such disposal or discard. प्रारंभिक तौर पर किसी संपत्ति को प्रयोग में डाले जाने के बाद संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद विशेष में किया गया कोई संवर्धन एडिशन संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के दौरान हासिल किया जाता है. अतः यह महत्वपूर्ण होता है कि एक संपत्ति रजिस्टर रखा जाए जिसमें संपत्ति क्रय में विवरण हो, लागत, हास की दर, पूंजीकरण की तिथि आदि. ये सभी विवरण विद्यमान संपत्तियों पर भी किसी संवर्धन के लिए रखे जाने की आवश्यकता है. पर्याप्त सूचना के अभाव में यह अत्यंत कठिन होगा कि हर वर्ष हास के व्ययों को ठीक ठीक गणना हो पाए. साथ ही किसी संपत्ति के निपटान या त्याग के समय पर यह भी संभव नहीं हो पाएगा कि ऐसे निपटान त्याग पर हानि लाभ ज्ञात कर लिया जाए. मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हास लगाने की विधियाँ. जनरली मेथड्स फॉर providing depreciation are based on formula developed on a study of the behavior of the assets over a period of years for readily computing the amount of depreciation suffered by different forms of assets. Each of the methods, however, should be applied only after carefully considering nature of the assets and the conditions under which it is being used. सामान्यतः हास लगाने की विधियां सूत्रों पर आधारित है जो विभिन्न वर्षों में संपत्तियों के व्यवहार के अध्ययन से विकसित हुई है ताकि विभिन्न प्रकार की संपत्तियों द्वारा वहन की गई हास की राशि की गणना तत्परता से की जा सके. वैसे प्रत्येक विधि को उन परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात जिनमें उसे लागू किया जा रहा है तथा संपत्ति की प्रकृति पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात लागू किया जाना चाहिए. Let us discuss some points relating to this with reference to certain methods of depreciation. ये विवरण हम हास की कुछ विधियों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं. मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, हास की विधियाँ. वैसे बहुत सारी हास की विधियाँ हैं परंतु अभी हम उदाहरण के लिए केवल 3 विधियों को ही ले रहे हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड, सरल लेखा विधि. इस विधि का प्रयोग जब किया जाता है तो उस दौरान जिन बातों को कंसिडर किया जाता है वो इस प्रकार हैं. रिजल्ट्स इन ए constant charge over the useful life if the residual value of the asset does not change. उपयोगी जीवन के दौरान एक सतत प्रभार की उत्पत्ति यदि संपत्ति का अवशेष मूल्य परिवर्तित नहीं होता है. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, हासित शेष विधि. इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं.
रिजल्ट्स इन ए डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ। उपयोगी जीवन के दौरान घटना प्रभार उत्पन्न होता है, यानी घटता हुआ चार्ज लगाया जाता है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन की इकाइयों पर आधारित विधि। रिजल्ट्स इन ए चार्ज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। प्रत्याशित उपयोग या उत्पादन पर आधारित प्रभार चार्ज लगाया जाता है। ऐसे ही इन सभी हास की विधियों और अन्य विधियों के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।